हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखते हैं कि एनालिसिस जो हमें करना है, डेटा एनालिसिस इन पाइथन कैसे करते हैं। आज एक्चुअल डेटा एनालिसिस हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, बहुत ही ध्यान से देखिए कि अगर आप चाहते हो कि डेटा एनालिसिस आपको करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, या फिर एज अ फ्रीलांसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, या फिर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो, कॉर्पोरेट में एक्सपीरियंस है, डेटा एनालिसिस फील्ड में एंटर करना है, ठीक है। तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स के लिए ये पर्टिकुलर सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं पिरामिड नाम का एक एप्लीकेशन है, उसके प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग डेटा एनालिसिस इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन अभी हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी नहीं देने वाले, ठीक है। धीरे धीरे देंगे आपको, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अभी आपको मैं बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि पाइथन कैसे ओपन करना है, पाइथन के अंदर कैसे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है फॉर डेटा एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं और पाइथन डाउनलोड करते हैं। आपको क्या करना है, सिंपल आपके लैपटॉप के अंदर एक तो गूगल क्रोम होगा या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज होगा, ये देख लीजिए। करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे मुझे टाइप करना है एनाकोंडा डाउनलोड। ये टाइप करने के बाद आपके पास बहुत सारे अलग अलग लिंक आते हैं, जहां पे लिखा है डाउनलोड एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। वहां पे क्लिक कर दो, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, कैसे डाउनलोड करना है, यहाँ पे फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दो। ऑटोमेटिकली वो आपको पूछ लेगा कि आपको जो भी डाउनलोड करना है हाउ इट स्टार्ट्स। ठीक है, सो आई एम जस्ट साइनिंग अप। ठीक है, यहाँ पे मैं साइन अप कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने मेरे अकाउंट के थ्रू साइन अप कर लिया है। यहाँ पे एक डाउनलोड का अभी ऑप्शन दे देगा वो मुझे, कि विंडोज से डाउनलोड करना है या फिर किसी और मैक लिनक्स वगैरह कुछ डाउनलोड करना है। मुझे तो यहाँ पे सिंपल यही करना है, विंडोज वाला डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, मेरा डाउनलोड चालू हो जाता है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये बहुत बड़ा डाउनलोड है, 912 MB का डाउनलोड है, आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे डाउनलोड नहीं देख पा रहे तो यहाँ पे 3 डॉट होते हैं, 3 डॉट के अंदर यहाँ पे डाउनलोड्स होता है, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। तो यहाँ पे आपको एनाकोंडा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। जब तक ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं आपको ना एक प्रोसेस बताता हूँ कि हम लोग क्या प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा ये बता देता हूँ, स्टेप बता देता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, एक नया गूगल टैब ओपन करना है। यहाँ पे गूगल है, यहाँ पे आपको क्या करना है, गूगल शीट्स। गूगल शीट्स ओपन कर लिया, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दो फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर। एक बहुत ही अच्छा गूगल शीट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि डेटा एनालिसिस के स्टेप्स क्या होने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप होता है डेटा कलेक्शन, उसके बाद होता है डेटा क्लीनिंग, उसके बाद होता है डेटा प्रोसेसिंग, उसके बाद होता है एक्चुअल डेटा एनालिसिस, उसके बाद होता है डेटा विजुअलाइजेशन, उसके बाद होता है डेटा इंसाइट्स, उसके बाद होता है डिसीजन मेकिंग, उसके बाद होता है फीडबैक, ओ सॉरी फीडबैक, उसके बाद होता है मॉडिफाइड डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेस रिपीट। ठीक है, तो जब तक वो सॉफ्टवेयर हमारा डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं आपको बता देता हूं कि गूगल शीट के अंदर आपको ऐसे लिख लेना है, और यहाँ पे आप इसको बोल्ड कर सकते हो, थोड़ा सा कलर कर सकते हो, ताकि ये हेडलाइन है आपको पता तो चले। यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट। तो हम लोग एक डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट देखने वाले हैं आज। बहुत ही बेसिक बेसिक सिखाने वाला होगा, बहुत ही बेसिक, जस्ट एक इंट्रोडक्शन। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो आप बोलोगे सिद्धि विनायक सर ये डेटा एनालिसिस चीज होती क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि डेटा एनालिसिस का मतलब क्या होता है। आपको ऑब्जर्वेशंस आपके दिखाने हैं, करेक्ट, लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन है ये कहाँ पे दिखाना है। बहुत ही सिंपल है सर। ये ऑब्जर्वेशन अगर मैं डेली लाइफ में बात करूं, मान लो मैं एक स्कूल में बैठा हुआ हूं और स्कूल के बच्चों को देख रहा हूं। स्कूल के बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि जैसे ही टीचर क्लासरूम के बाहर जाता है तो शोर शराबा चालू होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो एक दूसरे को परेशान कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे खुद ब खुद रो रहे होते हैं, कुछ बच्चे वहां पे शांति से बैठे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बीमार होते हैं हमेशा से और अपना नाक संभाल रहे होते हैं,
कुछ बच्चे इधर उधर घूम रहे होते हैं, कुछ बच्चे कुछ भी कर रहे होते हैं, और मैं वहां पे बैठे हुए इन सबको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मेरा एक फटाक से वहां पे ऐसा एक ध्यान जाता है गाइस, और ध्यान जाने के बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मान लो कि 50 बच्चे हैं, अलग अलग बच्चे हैं, और ये सारे 50 बच्चे मैं देखता हूँ कि अलग अलग सिटीज से आए हुए हैं इस पर्टिकुलर स्कूल में। अब जैसे ही मैंने वो देखा कि हर एक का हाइट अलग है, वेट अलग है, कलर अलग है, फेस कट अलग है, बालों का स्टाइल अलग है, बाल की डेंसिटी अलग है, वगैरह वगैरह सारी चीजें अलग अलग है। तो ये मेरा जो ऑब्जर्वेशन है ये किस बारे में है? ह्यूमन बॉडी के बारे में। अब मैं देखूंगा कि इसी ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ा के लेके जाता हूं, लेकिन अलग डायरेक्शन में। मैं अब ये एनालिसिस करना चाहता हूं कि पूरे क्लास में 50 बच्चों में 30 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं। तो 30 पीपल आर मेल एंड 20 आर फीमेल। तो जैसे मैंने ये देखा, मैं ऑब्जर्व करना चालू कर दिया कि एक स्कूल है जहाँ पे बहुत ही अच्छा रेशियो है, लड़कियों को भी प्रेफर किया जा रहा है पढ़ाई देने में। तो ये बहुत ही अच्छा स्कूल है, यहाँ पे लड़कियां भी आ रही है और पढ़ रही है। लेकिन मैं मेरा एनालिसिस और बढ़ाता हूँ, ऑब्जर्वेशन और बढ़ाता हूँ। तो मैंने देखना चालू किया कि जो लड़कियां है बहुत शांत बैठी हुई है और रो रही है उधर ही, कुछ नहीं कर रही है, इधर उधर दंगे नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, और जो भी मस्ती मजाक हो रही है वो सारे लड़के कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है गाइस, कि लड़कियां जो है वहां पे एंजॉय नहीं कर पा रही है अपना स्कूलिंग, और लड़के जो है बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं खुद का स्कूलिंग। ठीक है, तो चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कुछ भी हो। तो मतलब क्या है, मेरा एक ऑब्जर्वेशन जा रहा है गाइस कि यहाँ पे लड़कियों को हो सकता है कि उतना अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, या फिर फ्रैंक नहीं बनाया जा रहा है। वो कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे एक दूसरे में। 4-5 लड़कियां उधर जो बैठी है एक साथ बाजू बाजू में, वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, ना एक दूसरे के बाल खींच रहे, कुछ भी मस्ती मजाक नहीं हो रहा है। बस शांति से बैठे हैं, कुछ लड़कियां रो रही है, कुछ लड़कियां बस अपना नाक संभाल रही है, एक्सेट्रा। ये एनालिसिस गाइस मैं जब करता हूं, तो वो स्कूल के बारे में, वो बच्चों के बारे में, वो एज वाइज, जेंडर वाइज, फिजिकल बॉडी वाइज, उनके बिहेवियर वाइज सारी चीजें मैं कर रहा हूं गाइस। ठीक है, फिर मैंने और मेरा ऑब्जर्वेशन आगे बढ़ाया और मैंने देखा कि डेटा एनालिसिस करने के लिए मैं कौन सी चीजें कर रहा था। सबसे पहले तो मैं वो चीजें एनालाइज कर पा रहा था जो मुझे दिखाई दे रही थी। अब इनके नाम मुझे नहीं पता थे, इनके माता पिता के नाम नहीं बताते मुझे, ये कौन से सिटी से आए हैं, बच्चे थोड़ी ना बोलेंगे मुझे। ठीक है, फटाक से, मैं तो स्ट्रेंजर हूं, तो मैंने कुछ बात नहीं किया किसी से, मैं बस दूर बैठे हुए देख रहा हूं। तो ऐसे केस में इस ऑब्जर्वेशन को बोला जाता है कि आपने आंखों देखा ऑब्जर्वेशन किया। ये ऑब्जर्वेशन को अगर मैं आगे लेके जाऊं और बहुत डिटेल के अंदर स्टडी करूं, तो उसको बोला जाता है डेटा एनालिसिस गाइस। उसको क्या बोला जाता है? डेटा एनालिसिस। उसके कितने प्रकार होते हैं गाइस? बहुत ही सिंपल है सर। एक तो होता है कि सर टेक्स्ट डेटा है हमारे पास, दूसरा है कि न्यूमेरिकल डेटा है हमारे पास, तीसरा होता है कि इमेज डेटा है सर हमारे पास, चौथा होता है कि वीडियो डेटा है सर हमारे पास, फिर पांचवा डेटा होता है कि म्यूजिक वाला डेटा है सर, एंड यहाँ पे एक रैंडम डेटा है सर हमारे पास। मतलब क्या है सर? अगर मान लो मैं आपको बोल दूं कि एक किताब है, किताब के अंदर कितने पेजेस है, कितने चैप्टर है, हर एक चैप्टर का एक दूसरे के साथ रिलेशन है क्या, कोऑर्डिनेशन है क्या, एक चैप्टर कितने पेजेस का है, बच्चों के लिए वो ज्यादा पढ़ाई हो रहा है उस एज में या फिर कम लग रहा है वो पढ़ाई, ऐसा क्या एनालिसिस कर पाऊंगा मैं? तो अगर मैं वो बुक के बारे में करूंगा, तो बुक में ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट लिखा होता है गाइस, टेक्स्ट लिखा होता है। मतलब क्या है? सिंपल है सर। एक बुक है, बुक के अंदर अलग अलग चैप्टर है, चैप्टर के अंदर अलग अलग पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ मेरे लिए टेक्स्ट है। वो टेक्स्ट के अंदर अंदर धीरे धीरे कुछ नंबर्स भी दिखाई देते हैं, वो न्यूमेरिकल डेटा है मेरे लिए सर। वो नंबर और टेक्स्ट के आजू बाजू में भी कुछ इमेजेस है बच्चों के इधर उधर, कार्टून के वगैरह, वो इमेजेस का भी एक खुद का एक डेटा फॉर्मेट होता है। ठीक है, वो बुक के लास्ट पेज पे कहीं एक सीडी होगा, या फिर आपने यूट्यूब पे जो वीडियोस है वो देखे होंगे, या फिर कुछ भी, वो वीडियो फॉर्मेट ऑफ डेटा है सर। और सॉन्ग्स वगैरह जो भी म्यूजिक आजकल चल रही है पूरे दुनिया में, वो एक अलग फॉर्मेट ऑफ डेटा है। अगर मैं आपको बोल दूं कि स्पॉटिफाई नाम की एक कंपनी है जो एक एप्लीकेशन आपको देती है गाना सुनने के लिए, वहां पे अगर आप स्पॉटिफाई डाउनलोड करते हो, वो स्पॉटिफाई नाम का एक ऐप है, वो डाउनलोड करने के बाद आपको उधर कुछ चीजें दिखने लगती है गाइस। वहां पे 3 चीजें मैंने ऑब्जर्व की। एक तो है गानों की लिस्ट होती है, आप जाके वहां पे कोई भी गाना क्लिक कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, और वो गाना प्ले हो जाएगा। वो जैसे ही गाना प्ले होता है, आपको उसके साथ साथ एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप उसको शफल कर सकते हो, आप उसको आगे पीछे कर सकते हो, वॉल्यूम ऊपर नीचे कर सकते हो, एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि वहां पे लिरिक्स भी देख सकते हो।
एक लिरिक्स नाम का बटन अगर उधर होगा अवेलेबल, तो उसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा मुझे वो गाने के लिरिक्स दिख जाते हैं। वो जो लिरिक्स है गाइस, वो लिरिक्स क्या है? टेक्स्ट है। वो लिरिक्स क्या है? वो टेक्स्ट है। लेकिन मैं जो सुन रहा हूँ वो म्यूजिक है। मैं जो सुन रहा हूँ वो म्यूजिक है। अगर सुनते सुनते कुछ सामने वीडियो भी चल रहा है वो स्पॉटिफाई ऐप के ऊपर, तो वो वीडियो है गाइस। वो वीडियो है। अगर वीडियो नहीं होगा तो उसको एक प्रोफाइल पिक्चर दिया होता है। हर एक गाने को एक प्रोफाइल पिक्चर, बैनर पिक्चर, उसको जो भी आप बोलो, वो क्या है? वो इमेज है सर। कितने गाने हैं टोटल स्पॉटिफाई में? हर रोज कितने गानों का लोग ये कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं? कितने गाने हैं जो लोग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, मतलब सुन नहीं रहे हैं? ये सारा अगर मैं डेटा एनालिसिस करूँ तो वो नंबर्स हो जाएंगे, काउंट। करेक्ट? तो ऐसे अलग अलग टाइप के हमारे पास डेटा है और इस डेटा का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। बट ये एनालिसिस मतलब क्या है सर? सिंपल भाषा में हम लोग ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन डिटेल में करने के लिए डेटा एनालिसिस उसको शब्द दिया गया। जिसे ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत बेसिक लेवल पे होता है, और डिटेल में जाके करना है तो उसको डेटा एनालिसिस बोलते हैं। और डेटा भी अलग अलग टाइप के होते हैं, वो हमने देख लिया। अब सबसे पहला चीज, आपको डेटा एनालिसिस में अगर कुछ चाहिए होता है तो वो होता है कि वो डेटा को कलेक्ट करना। अब डेटा कलेक्ट करने से पहले आपको डेटा आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। मतलब क्या है सर? अभी मैं कॉलेज में हूं या फिर मैं एक फ्रेशर हूं, मुझे डेटा एनालिसिस अगर सीखना है तो सबसे सिंपल तरीका क्या होगा? पहले आपको डेटा देखना सीखना होगा। मतलब आपके आजू बाजू में इधर उधर जितने प्रोजेक्ट चालू है, मेरे जैसे टीचर आपको जितने प्रोजेक्ट सिखा रहे हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि डेटा कौन सा यूजफुल है। एक एग्जांपल लेता हूँ गाइस, छोटा सा एग्जांपल। मान लो आपके स्कूल के अंदर अलग अलग इवेंट होते हैं। बहुत सारे अलग इवेंट होते हैं। स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है, कल्चरल कंपटीशन होता है, या फिर कुछ न्यू ईयर पार्टीज होती है, कुछ टेक्निकल वर्कशॉप होता है, कुछ AIML का मेरे जैसा टीचर आके आपको कुछ पढ़ाता है। ठीक है? और क्लासरूम के अंदर नॉर्मल टीचिंग भी चलते रहता है। अगर मैं आपको बोल दूं, एक कोई भी कॉलेज, दुनिया का कोई भी कॉलेज है, वो कॉलेज के अंदर अलग अलग लेक्चर चल रहे हैं। अलग अलग लेक्चर अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं। हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर होता है। वो टीचर अलग अलग सिटीज में रहते हैं। वो उनका बिहेवियर अलग अलग होता है। टीचिंग स्टाइल अलग होता है। इनके बीच में पूरे साल भर में अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होती है। वो कॉम्पिटिशन जो होती है वो भी बहुत ज्यादा डिवाइडेड होती है। मतलब अगर स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रही है तो उसके अंदर भी अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं गाइस। क्रिकेट है, फुटबॉल है, चेस है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, एक्सेट्रा है। करेक्ट? तो आपको क्या करना है? आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ये पूरा कॉलेज चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, स्टूडेंट है, टीचर है, कॉम्पिटिशन है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। इसमें मैं क्या एनालिसिस ऐसा करूं ताकि किसी को फायदा हो सके? तो मैंने एक दिमाग लगाया, मैंने बोला कि यार एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मैंने देखा कि टीचर लोग जो है ना, वो बहुत ही चिंतित रहते हैं कि सिलेबस कंप्लीट होगा या फिर नहीं होगा। बच्चे बहुत ही चिंतित होते हैं कि सिलेबस तो कंप्लीट कर देंगे टीचर लोग, लेकिन कॉम्पिटिशन्स, इवेंट, कल्चरल इवेंट साल भर में टाइम टू टाइम होते रहेंगे या नहीं रहेंगे। मतलब क्या है? एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि पूरा इफेक्टिव एकेडमिक कैलेंडर नहीं बना हुआ है। मतलब क्या? एक साल गाइस, एक साल के अंदर कब कौन सा लेक्चर लेना चाहिए, कितने टॉपिक सिखाने चाहिए, वो लेक्चर लेने के बाद कितना टाइम स्पोर्ट्स के लिए रखना चाहिए, कितना टाइम कल्चरल इवेंट के लिए रखना चाहिए, टेक्निकल वर्कशॉप के लिए कितना टाइम रखना चाहिए, साल भर में बच्चे क्या क्या चीजें करेंगे, इसका एक टाइम टेबल बनाना है। अगर आपको ये बनाना है तो चैट जीपीटी आपका बहुत ही ज्यादा फायदा करके दे सकता है। करेक्ट? आपने चैट जीपीटी का नाम सुना ही होगा। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर है। ये भी हम लोग धीरे धीरे इस्तेमाल करने वाले, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे राइट साइड में ओपन करके रख दिया। वापस आ जाओगे इसी तरह। मेरा जो एग्जाम्पल था उसके अंदर एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर अपन लोग हैं जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के साथ साथ टीचर है, टीचर के साथ साथ बुक्स वगैरह, स्टडी मटेरियल है, और कल्चरल, स्पोर्ट्स वगैरह सारे इवेंट है। मैंने चैट जीपीटी या फिर उसके जैसे एआई को अगर मैंने पूछा कि मुझे एक टाइम टेबल बना के चाहिए पूरा साल भर का, जहां पे सारे लेक्चर्स, जहां पे सारे कल्चरल इवेंट्स वगैरह अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे, तो चैट जीपीटी आपको बोलेगा ये तो बताओ पहले कितने टीचर है, ये तो बताओ पहले कि कितने सब्जेक्ट है, ये तो बताओ पहले कि कितने बच्चों का एक बैच है,
ऐसे कितने बैचेस है, वो सारे बैच एक ही सब्जेक्ट सीखते हैं कि ऐसा कुछ ब्रांचेस वगैरह है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर साइंस, या फिर कॉमर्स के बच्चे हैं, साइंस के बच्चे हैं, आर्ट्स के बच्चे हैं, कॉलेज किस बात का है? ये सारी चीजें वो पूछेगा। मतलब क्या है गाइस, वो आपको सबसे पहले डेटा इनपुट पूछेगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड सर। अब ये डेटा इनपुट आप भी तो जमा कर सकते हो, उसी को तो बोला जाता है डेटा कलेक्शन। आपने ऑब्जर्व किया कि वो स्कूल के अंदर, वो कॉलेज के अंदर कितने टीचर है, स्टूडेंट है, उसका डिवीजन कितना है, कितने क्लासेस है, ब्रांचेस है, डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, और कितने सब्जेक्ट्स है पूरे स्कूल का या फिर कॉलेज का, टाइमिंग क्या है। एक कॉलेज का टाइमिंग मान लो सुबह 9 बजे से 3 बजे तक है, तो वो 9 से 3 अवेलेबल टाइमिंग है। एक लंच ब्रेक भी होना चाहिए गाइस उसके अंदर, करेक्ट, और दो दो लेक्चर के अंदर बीच में 5 से 10 मिनट का गैप भी होना चाहिए। अब ये सारी चीजें आप पहले क्या कर रहे हो, ये सब चीजें लिख के रख रहे हो। वो क्या है, आपका डेटा इनपुट है। अब सारे बच्चों के नाम, रोल नंबर, ईमेल एड्रेस, एडमिशन डेट वगैरह सब कुछ लगेगा क्या? नहीं। डेटा कलेक्ट करते वक्त आपको पता होना चाहिए कि आपको डेटा कौन सा नेसेसरी है। लेकिन क्या होता है, आपके पास एक लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है कॉलेज के अंदर, जिसके अंदर सारे स्टूडेंट का डेटा फीड होता है, और एक एक्सेल फाइल वो आपको दे सकते हैं जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं, क्योंकि आप कॉलेज के लिए आप भलाई कर रहे हो, कॉलेज का अच्छा कर रहे हो, करेक्ट। तो एक सिंपल सा प्रोजेक्ट हो गया गाइस यहाँ पे। कॉलेज के भलाई के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलेज का एक कैलेंडर बना रहे हैं साल भर का, जो सिस्टमैटिक तरीके से चला पाए। उसके लिए आपने मैनेजमेंट के लोगों को बोला, ये जितने स्कूल, ये जितने यहाँ पे कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, सब बच्चों का मुझे यहाँ पे डेटा दे दो। नाम, रोल नंबर, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, उसके बाद सिटी, कहाँ से आए हैं, कितने मार्क्स लेके आए थे 10वीं से, 12वीं से, वगैरह वगैरह, सारा डेटा ले लिया आपने। लेकिन आपको क्या चाहिए था? क्या आपको स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ लगेगा टाइम टेबल बनाने के लिए? नहीं। क्या आपको टीचर का डेट ऑफ बर्थ लगेगा टाइम टेबल बनाने के लिए? नहीं। क्या आपको टीचर की सैलरी जानना जरूरी है? नहीं। लेकिन अगर फिर भी आपके पास डेटा कलेक्ट करते हो, ये सारी जानकारी आ गई, तो आप उसको क्या बोलोगे? ये मेरा रॉ डेटा है सर। ये क्या बोलोगे आप? ये मेरा रॉ डेटा है। रॉ डेटा मतलब क्या है सर? अभी तो ये डेटा कच्चा है, ये जो डेटा है ये कच्चा डेटा है। मतलब क्या सर? अवेलेबल डेटा है। मतलब अगर इस दुनिया में जो भी फाइल्स अवेलेबल है उसको मैं रॉ डेटा बोल दूं, तो उसके ऊपर हमें थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग करना पड़ता है। क्या प्रोसेसिंग करना पड़ता है वो मैं बताता हूँ, 2 स्टेप में मैं उसको डिफाइन कर। सबसे पहले जब आप आपके घर के अंदर कुछ अगर एक नई सब्जी लाते हो या फिर कुछ भी नया लाते हो, तो क्या करते हो? नया सब्जी है, नए कुछ इक्विपमेंट्स है, कुछ कपड़े हैं, कुछ है, कुछ भी नए इलेक्ट्रॉनिक्स है वगैरह, क्या करते हो? सबसे पहले आप क्या करते हो? उसके ऊपर की धूल साफ करते हो गाइस। अगर उसके ऊपर धूल है वगैरह है तो उसको साफ करते हो, करेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उसके ऊपर पानी थोड़ी डालोगे आप, उसको सिर्फ कपड़े से साफ कर लोगे। अगर सब्जी वगैरह लाए हो तो उसको क्या करोगे? पानी से धो लोगे अच्छे से, करेक्ट। मतलब बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आपने एक चीज खरीद के लेके आई, लेकिन उसको क्लीनिंग कर रहे हो आप। एक शर्ट पैंट जो भी आप खरीद के लेके आते हो बाहर से, घर पे आने के बाद उसको धोना तो पड़ता है ना, करेक्ट। 100-150 लोगों ने उसको देखा रहेगा, उसको छुआ रहेगा, उसके अंदर जर्म्स, बैक्टीरिया, न जाने क्या 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 होता है। आपको वो सारी चीजें अगर पता है तो आप क्या करोगे? सिंपल है सर, क्लीन करोगे। तो आपने क्या देखा? आप थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। आपने बोला सर एक रॉ डेटा होता है, मतलब एक ऐसा डेटा होता है कि जहां आप वो डेटा के अंदर बहुत सारे अनवांटेड डेटा भी होते हैं। अनवांटेड डेटा का मतलब क्या होता है सर? अब अनवांटेड मेरे लिए है, अब हो सकता है किसी और प्रोजेक्ट के लिए वो काम में आ जाए, करेक्ट। तो अनवांटेड मतलब क्या है? ये सर रिलेटिव है। रिलेटिव अनवांटेड डेटा मतलब क्या है? कि वो आज मुझे काम का नहीं लग रहा है, लेकिन कल जाके अलग प्रोजेक्ट के लिए वो काम का डेटा हो सकता है, करेक्ट। तो हम लोग रॉ डेटा में से वही डेटा लेते हैं जो हमें लगने वाला है इस प्रोजेक्ट के लिए, बाकी सारा डेटा डिलीट कर देते हैं। उसको बोलते हैं डेटा क्लीनिंग। अब मान लो कि डेटा क्लीन हो गया, सब कुछ हो गया, आपने बोला सर ये मैंने भी पढ़ा था कहीं पे, तो सुना था डेटा एनालिसिस क्या होता है, और ये तो बहुत ही सिंपल टास्क है। लेकिन मान लो क्या हो गया है, आपको एक्सेल के अंदर नाम नहीं दिए हैं लोगों ने। आपको क्या हुआ है, आपके टीचर ने ना सारे बच्चों के नाम दे दिए, लेकिन वर्ड फाइल में दे दिए। ठीक है, सारे बच्चों के नाम दे दिए लेकिन वर्ड फाइल में दे दिए। क्या करोगे आप? टीचर्स के भी नाम दिए, वर्ड फाइल में दे दिए।
राहुल सर कॉमा, सिद्धिविनायक सर कॉमा, सीड सर कॉमा, प्रशांत सर कॉमा, प्रेम सर कॉमा, ऐसा करके दिया है गाइस। अब मैं इसको क्या करूंगा? मेरे को एक्सेल के अंदर चाहिए गाइस थोड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्मेट, मेरी भी कुछ इज्जत है, वैल्यू है, रिस्पेक्ट है यार। आप सोचो तो सही कि कौन सा डेटा अच्छा होता है। करेक्ट। अगर मैं आपको बोलूं कि एक्सेल के अंदर ऐसा एकदम मस्त टेबल फॉर्मेट में दिया है, बॉर्डर्स है, सब कुछ एकदम बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग करके दिया है, तो वो डेटा मेरे लिए काम का डेटा है गाइस। करेक्ट। तो अगर मेरा डेटा वैसा नहीं है तो मुझे उसको फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, उसको बोला जाता है डेटा प्रोसेसिंग। इतना सिंपल है। पहले आपने एक डेटा लिया, उसको आपने अनवांटेड डेटा डिलीट कर दिया, अनवांटेड डेटा इज डिलीटेड। यहां पे क्या होता है? फॉर्मेटिंग। ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग में क्या होता है? फॉर्मेटिंग। हमें जैसा डेटा चाहिए वैसे फॉर्मेट करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद एक्चुअल डेटा एनालिसिस आता है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनालिसिस होते हैं। जैसे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, एक्सप्लोरेटरी है, प्रिडिक्टिव है, प्रिस्क्रिप्टिव है, डायग्नोस्टिव है, एक्सेट्रा। ये हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। उसके बाद क्या होता है गाइस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ चार्ट्स। चार्ट्स का मतलब क्या होता है? आपने जो भी एनालिसिस किया, वो एनालिसिस आपको पिक्चर फॉर्मेट में दिखाना पड़ता है या फिर डैशबोर्ड फॉर्मेट में दिखाना पड़ता है। ठीक है। पिक्चर फॉर्मेट मतलब क्या? पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, ग्राफ है, कुछ तो है। करेक्ट। वो आपने अगर दिखाया तो जल्दी समझ में आएगा। अगर मैं आपको एक्सेल दिखा रहा हूं तो थोड़ा सा कम समझ में आता है। करेक्ट ना? करेक्ट। आपके साथ भी अगर ये हुआ है ना तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, मेरे को भी थोड़ा सा एनालिसिस मिलेगा कि आपको कैसे लगते हैं मेरे वीडियोस। करेक्ट। अगर मैं एक्सेल दिखा रहा हूं ना तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आता है। अब वही सेम चीज मैं अगर आपको बोलूं कि ये सारी चीजें मैं अगर आपको एक पिक्चर फॉर्मेट में सिखा दूं, इमेज फॉर्मेट में सिखा दूं, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। वीडियो फॉर्मेट में सिखा रहा हूं तो और ज्यादा समझ में आ रहा है आपको। करेक्ट। ये सारी चीजें अगर मैं सिर्फ डेफिनेशन से लिख के आपको भेज देता नोट्स, क्या आप पढ़ पाते? नहीं। इसीलिए विजुअलाइजेशन का मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन होता है। आपने जो एनालिसिस किया उसको एक डेटा फॉर्मेट में बताओ, जो कि इमेज है, वीडियो है, उसके फॉर्मेट में दिखा के सामने वाले को समझाओ आपका एनालिसिस क्या है। उसको बोला जाता है डेटा विजुअलाइजेशन। उसके बाद गाइस आपने को ना डेटा इनसाइट बनाने, मतलब कंक्लूजन बनाना है। मतलब आपने कुछ एनालिसिस किया, उसका कुछ कंक्लूजन निकलेगा ना, वो कंक्लूजन क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, वो तात्पर्य निकाल के आपको दिखाने लोगों को। उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना सीखना है कि अच्छा ठीक है, तात्पर्य तो निकल गए, लेकिन उसके डिसीजन हम लोग क्या लेंगे, वो डिसीजन कैसे लेंगे, किसके लिए लेंगे, कब से लेंगे, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीजें डिसीजन मेकिंग स्किल के अंदर आती है। जैसे ही आपने डिसीजन ले लिया, उसके बाद वो डिसीजन इंप्लीमेंट होता है और फिर से प्रोसेस शुरू होता है काम करने का। जैसे काम फिर से हो रहा है तो आपको फीडबैक लेना चाहिए गाइस कि मेरे डिसीजन की वजह से काम अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सेम हो रहा है। जैसे आपको फीडबैक मिला, आपने फिर से वो फीडबैक मॉडिफाइड डेटा कलेक्शन के अंदर डाल दिया। मतलब क्या? फिर से वो फीडबैक लेने के बाद फिर से डेटा इकट्ठा किया, वो डेटा को प्रोसेस किया, क्लीन किया, उसके बाद उसको एनालिसिस किया, विजुअलाइजेशन किया, एंड सेम प्रोसेस के बाद आपने फिर से एक डिसीजन लिया, फिर से आपने वो इंप्लीमेंट किया, फिर प्रोसेस ऐसे चल रही है, काम चल रहा है, फिर से आपने फीडबैक लिया, डेटा कलेक्ट किया, और फिर ये प्रोसेस हमेशा ऐसी चलती रहेगी गाइस। इसको बोला जाता है डेटा एनालिसिस। यहाँ पे जो डेटा क्लीनिंग, डेटा प्रोसेसिंग वगैरह सारी चीजें ना, ये हमें पाइथन के थ्रू करनी है। आइए देखते हैं पाइथन हमारा इंस्टॉल हुआ है क्या। जैसे ही आपके सामने ऐसा पाइथन इंस्टॉल यहाँ पे डाउनलोड हो गया है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। गाइस बहुत ध्यान से देखो, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। एक बार मैंने क्लिक किया है, ज्यादा क्लिक नहीं किया है। आपका लैपटॉप हैंग हो रहा है तो आप भी शांत बैठना। ठीक है। उसको ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एक मिनट। गाइस क्या हो गया मुझे नहीं पता है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मेरे डाउनलोड्स में जाके, ये मेरा फाइल मैनेजर है, इधर आके मैंने अगर ये देखा है, ये एनाकोंडा इधर लिखा हुआ है। ठीक है। लेकिन ये गाइस वेट वेट, मैंने बोला था ना कि ज्यादा आपको हाथ हिलाने का जरूरत नहीं है। ये सॉफ्टवेयर अभी धीरे धीरे लोड होता है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है गाइस। ठीक है ना? मैंने एक बार क्लिक किया यहाँ पे, सिर्फ एक बार क्लिक किया गाइस। आपको लग रहा होगा कि मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा है, हजार बार वहां पे क्लिक मत करो। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए वो बोल रहा है इंस्टॉल करने के लिए नेक्स्ट बटन दबाइए। फिर ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिए और उसके बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आप बोलोगे जस्ट मी। ठीक है। यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है और यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दोगे। ये नेक्स्ट मेरा यहाँ पे ऑलरेडी है एनाकोंडा बना हुआ, इसलिए ये नहीं बनाने दे रहा है। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे वो इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा।
चालू होने के बाद उसको फिनिश कर दो। फिनिश होने के बाद सारा इंस्टॉल होने के बाद, ठीक है, सारा इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है गाइज, आपके लैपटॉप के अंदर यहाँ पे एक स्टार्ट का बटन होता है गाइज, विंडोज बटन। ये विंडोज बटन की इधर आपको सर्च बार मिलेगा, यहाँ पे सर्च करना है एनाकोंडा, तो आपको एनाकोंडा नेविगेटर मिलेगा गाइज। ये एनाकोंडा नेविगेटर के ऊपर एक बार क्लिक करना है और शांति से बैठ जाना है, 1000 बार क्लिक नहीं करना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 1000 बार क्लिक नहीं करना है, एक बार क्लिक करना है और शांति से बैठ जाना है। धीरे धीरे लोड होता है, सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है, करेक्ट। तो ये देखिए गाइस, ये धीरे धीरे लोड हो रहा है और शांति से बैठा हूं मैं, ठीक है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सॉफ्टवेयर अभी बन रहा है, ठीक है, बन नहीं रहा है मतलब लोड हो रहा है। तो बस इसी तरीके से उसको लोड होने दो, जैसे वो लोड हो जाएगा तो ही मैं आगे सिखा पाऊंगा, वरना क्या ही सिखाऊंगा मैं आगे, करेक्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट ना इसमें सवाल पूछते हैं कि सर ये आप जो सिखा रहे हो, ये सिखाते वक्त क्या मतलब मैं भी मेरे लैपटॉप में ये सारी चीजें पैरेलली करूं, कि आपको देखूं, कि आपको सुनूं? तो मैं आपको एक रेकमेंड करता हूँ सारी चीजें, कि जब भी आपको रिकॉर्डिंग्स मिले मेरे वीडियोस की, तो आपको सुनना चाहिए और आपके लैपटॉप के अंदर करना चाहिए। सुनना है, करना है, सुनना है और आपके लैपटॉप में करना है। जैसे ही मैं लाइव लेक्चर आपको सिखाने के लिए आ जाऊं, तो लाइव लेक्चर्स के अंदर आपको ऐसी सारी चीजें नहीं करनी है। लाइव लेक्चर्स के अंदर आपको सिर्फ सुनना है और मेरे बोलने पर ही आपको करना है, अगर मैंने बोला तो ही आपको करना है। तो ये देखिए गाइज, ऐसे कुछ टाइप का एक एनाकोंडा का ये दे दिए सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड हो गया है, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे पकड़ के, ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसा इधर उधर लेके जा रहा हूँ। अगर आपको ये नहीं आता है ऐसे करना, तो आप क्या करो, सिंपल कंट्रोल की दबा के रखो। आपके लैपटॉप के अंदर कंट्रोल की होगा ना, CTRL, उसको मैंने दबा के रखा है। और एक राइट साइड में ऊपर माइनस माइनस का बटन होता है, वो माइनस का बटन दबाते जाओ, तो क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा। अगर वो भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वो भी काम अगर नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे, तो कुछ नहीं कर सकते गाइस, आपको यही नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देखो गाइस, अलग अलग सॉफ्टवेयर से, इसमें से हमें ना पाइथन सॉफ्टवेयर यूज करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ऊपर जा रहा हूँ व्हाइट स्पेस में, मैंने मेरे माउस का लेफ्ट की दबा के रखा है और उसके बाद इसको इधर ऐसे खींच रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना अलग अलग सॉफ्टवेयर देख पा रहा हूँ, ठीक है। ये सारे सॉफ्टवेयर मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, मेरे को अभी जरूरत नहीं है ये सारे सॉफ्टवेयर देखने की, तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ये ओपन करने का जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे जाओगे और एनाकोंडा जैसे डाउनलोड हो गया ना, कभी भी लाइफ में मैंने एनाकोंडा ओपन नहीं किया है। मैंने क्या ओपन किया है, यहाँ पे जुपिटर नोटबुक, यहाँ पे जुपिटर नोटबुक ओपन किया है। अब ये बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये जुपिटर नोटबुक क्यों इस्तेमाल करना है, सर पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए कुछ और इस्तेमाल करते हैं, वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो मैं बोलना चाहता हूँ आपको दोस्तों कि मैं सारी चीजें एक साथ नहीं पढ़ा सकता। कुछ लोग बोलेंगे विजुअल कोड सिखाओ, ठीक है। विजुअल कोड क्या है, जिनको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। विजुअल कोड भी एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर है जहाँ पे पाइथन का कोडिंग कर सकते हैं। एनाकोंडा भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे कोडिंग कर सकते हैं। गूगल कोलैब भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे कोडिंग कर सकते हैं। तो मैं अलग अलग सॉफ्टवेयर एक साथ नहीं सिखा सकता, आपको अलग अलग बैचेस ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अगर आप पैसे नहीं खर्च करना चाहते हो, तो एक सॉफ्टवेयर आप सीखो, दूसरे सॉफ्टवेयर खुद ब खुद ट्राई करो। मैं हूं ना बाकी, अगर आपको नहीं आ रहा है बाकी सॉफ्टवेयर, तो मैं हूं यहाँ पे बैठा हुआ। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको हजारों सॉफ्टवेयर जो कि सेम होते हैं वो सीखने का जरूरत नहीं है। कोई भी एक सॉफ्टवेयर सीख लो, क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर एक जैसा ही तो काम कर रहे हैं ना। मतलब पाइथन की कोडिंग अगर 1000 अलग अलग सॉफ्टवेयर में की जा सकती है, तो क्या आप हजारों सॉफ्टवेयर सीख लोगे? नहीं, जरूरत नहीं है। कोई भी एक सॉफ्टवेयर सीख लो जहां पे पाइथन का कोड लिखा जा सकता है। तो अभी हमने यहाँ पे एनाकोंडा अगर डाउनलोड कर ही लिया है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसी के अंदर हम लोग कोडिंग करना चालू करने वाले हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये टास्क बहुत जरूरी है, एनाकोंडा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना। और उसके बाद सबसे अहम चीज है कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कौन सा पाइथन मतलब कौन सा टूल यूज करने वाले हैं और किस चीज के लिए यूज करने वाले हैं। ऑलराइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ एक और सॉफ्टवेयर है, वो आपको डाउनलोड करना है, वो है पावर BI, ठीक है। एक है
पावर बीआई, एक है एनाकोंडा और एक है पावर बीआई। तो जैसे ही आपने पावर बीआई सॉफ्टवेयर यहाँ पे ऐसे टाइप किया पावर बीआई, तो आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई आ जाता है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद कहीं पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो आपको डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है, क्या कर सकते हैं हम लोग सर? मोर के अंदर जा सकते हैं क्या? नहीं, पीछे आ जाओ, पावर बीआई डाउनलोड ऐसे कर दो। ये देखिए डाउनलोड, डाउनलोड का बटन आ गया। यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे, मैं इसको नो थैंक्स कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन आ गया है। जैसे मैंने ये किया, यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। ये भी अच्छा खासा बड़ा सॉफ्टवेयर है गाइस, 800 MB, 800 MB का सॉफ्टवेयर है। तो आपको ये डाउनलोड करते वक्त ध्यान से डाउनलोड करना है। 3 डॉट के ऊपर जाके मैं डाउनलोड के ऊपर जाता हूँ, चेक करता हूँ कि मेरा सॉफ्टवेयर अच्छे से डाउनलोड हो रहा है क्या। जब तक ये डाउनलोड होता है, मैं आपको बता दें छोटी सी कहानी। पावर बीआई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन करने वाले हैं। ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप पावर बीआई सॉफ्टवेयर के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। उस स्टेप से होता क्या है गाइस, अगर आप पावर बीआई एक्सपर्ट बन जाओ, अगर आप डैशबोर्ड एक्सपर्ट बन जाओ, तो क्या होता है कि आपने जो भी एनालिसिस किया है, वो सारे एनालिसिस एक साथ स्क्रीन के अंदर एक ही समय पे आप दिखा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं, मैंने ना 50 अलग अलग ऑब्जर्वेशंस किए हैं, ठीक है, वो कॉलेज के बारे में, एक स्कूल कॉलेज के बारे में, या फिर किसी भी चीज के बारे में। मान लो मैं एक ऐसे ही बैठा हूँ कॉलेज के अंदर, और कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स को, टीचर को, नॉन वर्किंग स्टाफ को, आने वाले जो भी विजिटर्स है, उनको भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सबको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और मैंने 50 अलग अलग चीजें नोटिस किया। अब ये नोटिस करने के बाद प्रॉब्लम क्या है कि मैं उसको लिखूंगा कैसे? ठीक है, और कहाँ पे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, किसको रिप्रेजेंट करना है, मुझे कुछ नहीं पता है। तो अगर मैं उसको नोट्स के तरीके से लिखना चालू कर दूं, तो उसको मेरे कंक्लूजन बोले जाएंगे, ना कि एनालिसिस। वो मेरे कंक्लूजन है। एनालिसिस मतलब क्या कि उसको चेंज भी करना आना चाहिए। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल 50 एनालिसिस अगर मैंने किए, 50 ऑब्जर्वेशन, एक स्कूल में बैठा हूं, उधर बच्चे खेल रहे हैं, मैं सिर्फ उनको देख रहा हूं और ऑब्जर्व करके मेरे थॉट्स लिख रहा हूं कि वो 50 बच्चे मेरे को कैसे लगते हैं। ठीक है, वो 50 बच्चों का हाइट का डिफरेंस कितना है, बहुत ज्यादा है कि कम है, सारे बच्चे रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं, क्या मेरे ऑब्जर्वेशन है, वो सारे लिखूंगा मैं। ये सारे ऑब्जर्वेशंस लिस्ट करते समय, अगर मान लो मैंने नॉर्मल पैराग्राफ के फॉर्मेट में ऐसे लिख दिया, ठीक है, और मेरे बॉस को जाके मैंने दिखा दिया, ये देखो ये मेरे ऑब्जर्वेशन है। अब बॉस वहां पे पूछेगा कि ठीक है, ये बता दो कि सारे बच्चों ने कौन से कलर के कपड़े पहने थे, क्या सबने सेम पहने थे कि अलग? ये तो मैंने ऑब्जर्व ही नहीं किया। हाइट, वेट, उनके कलर, बालों की डेंसिटी, उनका रोना नहीं रोना, बिहेवियर, खेलना कूदना, सब कुछ ऑब्जर्व किया। कपड़ों के बारे में तो देखा ही नहीं, और ठीक से याद नहीं आ रहा। तो आप क्या फिर से बोलोगे बॉस को, नहीं सर मुझे 5 मिनट दे दो, मैं जाता हूँ फिर से देखता हूँ और फिर वो डेटा इकट्ठा करके ऑब्जर्व करके आपको बताता हूँ? नहीं बोल सकते। मतलब क्या है, आपके पास सारे पैरामीटर्स का डेटा एक साथ चाहिए। करेक्ट, सारे पैरामीटर्स। ऐसे कितने पैरामीटर होते हैं नहीं पता है, वही तो हमें चीजें सीखनी है। करेक्ट, तो ये सीखते हैं पावर बीआई के ऊपर कैसे एनालिसिस करके दिखाते हैं बॉस को। ठीक है, तो ये पावर बीआई सॉफ्टवेयर जैसे डाउनलोड हो गया, इसके ऊपर गाइस क्लिक करना है। एक बार मैंने क्लिक कर दिया। एक बार क्लिक करने के बाद आपको शांति से बैठना है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं करना है। मैं साइड में आता हूँ, कर्सर साइड में लेके आता हूँ और ऐसे ही शांति से बैठता हूँ। तब तक आपको पता होना चाहिए कि आपका एनाकोंडा सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है ना, ये इंस्टॉल हो गया है। और यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो, एक मिनट, शायद पावर भी लोड हो रहा है गाइस, इसीलिए इतना स्लो चल रहा है मेरा लैपटॉप। ये देखिए, ये एनाकोंडा सॉफ्टवेयर को मैं छोटा कर देता हूँ। ये देखिए पावर बीआई सॉफ्टवेयर का भी सेम है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट बटन दबा देता हूँ। नेक्स्ट बटन दबाने के बाद ये मेरे को पूछता है कि यस और नो, यस और नो। मैं इसको यस बोल देता हूँ। यस बोलने के बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चालू हो जाता है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चालू हो जाना चाहिए। ठीक है, आपका लैपटॉप 8 GB रैम है, 10 GB रैम है, सॉरी 12 GB रैम है, 16 GB रैम है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा स्लो चलेगा, फास्ट चलेगा, तो आप देख लेना। करेक्ट, मेरे पास जज करने के लिए मत आना कि सर आपका लैपटॉप तो बहुत स्लो चल रहा है, या फिर आपका लैपटॉप जैसा भी चल रहा था मेरा तो उससे भी ज्यादा स्लो चल रहा है। ठीक है, ऐसा मत जज करो। यहाँ पे देखो ये प्रिपेयरिंग इंस्टॉल आता है, बहुत शांति से बैठना पड़ता है गाइस, बहुत शांति से। ये शांत बैठने के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट बटन दबाते रहोगे।
ये आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करोगे, इधर नेक्स्ट बटन दबाते रहोगे, ठीक है। और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा शांति से आप क्या करोगे, इसको इंस्टॉल बटन के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ही आप इंस्टॉल बटन के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा गाइस। ये इंस्टॉल करके आपको शांति से बैठना है और मेरे नेक्स्ट वीडियो के इंतजार में बैठना है। आपके दो अहम सॉफ्टवेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, टेक्निकल सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुके हैं। कल आपको वो इस्तेमाल करने हैं मेरे जैसे ही। तो आपको पता होना चाहिए पावर बीआई और एनाकोंडा सॉफ्टवेयर दोनों कैसे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आप ये इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल होने के बाद कल के मेरी वीडियोस देख लेना कि पावर बीआई और एनाकोंडा दोनों ओपन करके उसके अंदर हम लोग एक्चुअल एनालिसिस कैसे करते हैं। उसके पहले कुछ थेरोटिकल वीडियोस भी मैंने बनाए हैं, वो भी आपके पास आनी चाहिए। जैसे कि ये जो मैंने स्टेप्स सिखाए हैं ना, ये सारे एग्जाम्पल्स में मैंने दिखाए हुए हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स में। तो वो आप देख लेना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मेरा डाउनलोड चल रहा है, सॉरी इंस्टॉलेशन चल रहा है, तो ये चलते रहेगा, ठीक है। अगर किसी को कुछ भी डाउट है, आप कमेंट कर सकते हो, कुछ कॉल कर सकते हो। कॉल नंबर है 9028965955, या फिर आप अगर मेरे बैच के स्टूडेंट हो तो आपको मेरे पास व्हाट्सअप का एक्सेस तो होता ही है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।